हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी के बारे में, और ये इंडियन पॉलिटी का डे वन है। डे वन से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कि कैसे इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपको हमारा सेशन प्रयास पसंद आता है तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था की दो क्लासेस होंगी। पहली क्लास जिसको आप लोग दोपहर 1 बजे देख रहे हैं, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। अब डिटेल एनालिसिस से क्या होगा कि आपके सारे टॉपिक्स में मजबूत पकड़ बनेगी और ये आपके सिलेक्शन के क्रम में सहयोगी रहेगा। सेकंड क्लास आपकी होगी रात 10 बजे। रात 10 बजे रहेगा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट्स। अब जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये इस आधार पे होगा जैसा आपका एग्जाम में पैटर्न आता है, सेम उसी बेस पे। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों सेशन पसंद आए, आप दोनों से जुड़िएगा। ये क्वेश्चन जो सीरीज होगी एमसीक्यू बेस पे होगी। एमसीक्यू बेस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर देते समय आपको ऐसे 4 गोले दिखेंगे। गोला नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, ये आपको बताना होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कहां से करेंगे? इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग शाम 10 बजे। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिएगा, और डिसलाइक को 2 बार दबाइएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको वीडियो कितनी पसंद नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले संविधान को समझिए। हकीकत में संविधान होता क्या है क्या? जैसे कोई रूल्स बनाए गए। आप एक एग्जांपल लेते हैं अपने अपने घर से। आप में से कईयों के घर के ऐसे रूल्स होंगे कि उन्हें 9 बजे 10 बजे तक घर आना है। कुछ के ऐसे रूल्स होंगे वो 2 बजे तक घर आ सकते हैं। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो पैटर्न है जिस आधार पे वहां के लोगों को चलना पड़ता है, इन्हीं रूल्स को उस घर का संविधान कहेंगे। अगर ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़े तो किसी भी देश का वह लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर उस देश का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, उसे उस देश का संविधान कहते हैं। संविधान है क्या? किसी भी देश का वह लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर उस क्षेत्र का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित हो, उसे उस देश का संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में सबसे पहले संविधान हम लोग को देखने पड़ता है गुप्त काल में। वो भी गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में भूमि संबंधित कानून थे जिनको लिखित दस्तावेज में बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, मुस्लिम आक्रांता आते हैं। मुस्लिम आक्रांता के बाद जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं? पहले तो शुरुआत में अपनी कंपनी को एक कोलोनाइज कंपनी बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर वे देने के लिए कुछ पैटर्न ऑफ रूल्स लेके आते हैं, जिस पैटर्न के आधार पर वो कंपनी यहाँ पे शासन करने वाली थी। फिर धीरे धीरे ये कंपनी समाप्त हो जाती है। कंपनी समाप्त हो गई, पूरा का पूरा भारत का वर्चस्व ब्रिटिश वायसराय के अंतर्गत आ जाता है या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस क्रम को आज चर्चा करेंगे। इसी क्रम में देखते हैं कि किस आधार पर कानून। देखिए, भारत के संविधान को पढ़ते समय 2 आधार पर कानून बनेंगे। कंपनी के आधार पर। कंपनी के आधार पर क्या है? ये जो रूल्स बनाए गए थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए, पर ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए गए, कंपनी को किस आधार पर कार्य करवाएंगे। सेकंड बनाए गए ब्रिटिश शासन के आधार पर। ब्रिटिश शासन के आधार पर जो रूल्स बनाए गए, इनका उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता या आंग्ल सत्ता का स्थापना करना तथा प्रशासनिक रूप से सारी शक्तियां अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो गई। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, एक पहला चार्टर, दूसरा चार्टर, तीसरा चौथा, 4 चार्टर एक्ट हो गए। चार्टर एक्ट कौन सा? देखिए, चार्टर एक्ट क्या यहां तक आते आते ये चीज श्योर हो गई थी हर 20 साल में एक रूल आएगा। 1793 से 1813, 1813 के बाद 1833, 1833, 1853। इसके बाद होता है कि 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत को एक बात समझ में आ जाती है कि भारतीय अब अपने वर्चस्व के लिए, भारतीय अपने लिए खड़े होने लगे हैं, और अब वो किसी भी आधार पे अंग्रेजी हुकूमत की दास्तान नहीं करेंगे। उन्हें खुद का रोजगार चाहिए, खुद का स्वराज चाहिए, और वो स्वराज के लिए कई बार मांग कर चुके थे। कब मांग की गई थी ये बाद में चर्चा करेंगे। अब स्वराज देने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया बीड़ा उठाया। प्रथम भारत शासन अधिनियम लेके आए। 1861 का भारत शासन अधिनियम लेके आए। इस तरह से भारत शासन अधिनियम लेके आए जिनका कार्य था भारत में शासन किस प्रकार से जारी हो, और ये 6 भारत शासन अधिनियम भारत में आए थे। इसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जहां पे 2 देशों का गठन होता है। एक देश जिसके झंडे में चांद है, सेकंड जिसका झंडा चांद में है। अब जहां तक कैसे पहुंचेंगे, किस क्रम में पहुंचेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों को 3 चीजें पढ़ लेनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें
चीजें आपको कंफर्म हो गई, तब आप लोग चीज देखिए। सबसे पहले क्या था कि जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में बिजनेस करने आए थे, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो आंग्ल लोग थे, इनमें से बहुत सारे लोग अपना प्राइवेट बिजनेस करने लगे थे। अब ये कंपनी का साथ नहीं देते थे, मतलब आएंगे कंपनी के पैसे से, रहेंगे कंपनी के पैसे से, रहेंगे खाएंगे पिएंगे कंपनी के पैसे से, परंतु इसके साथ में अंग्रेजी हुकूमत कंप्लीट एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। यहाँ के लोग जो घूस लेते थे, गिफ्ट लेते थे, और इस बिहा पे सारा पैसा ले जाके अंग्रेज अपने वहां पे डंप कर रहे थे। इसके फलस्वरूप हो गया कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे घटता जा रहा था। अब अंग्रेजी सत्ता ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसमें साथ दिया। पहले क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम बदला गया, उसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, पहले गवर्नर जनरल या पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स जनरल बनते हैं। अब इसके साथ क्या किया गया कि कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। उस समय इसे सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना होती है 1774 में। इसमें एक चीफ जज तथा 3 अन्य जज थे। चीफ जज का नाम था सर एलिजा एम्पे, ठीक है। 1773 में इसके अलावा क्या किया गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने अधीन कर दिया गया। निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। भारतीय लोगों के उपहार पर भी रोक लगा दिया गया। साथ में कोड ऑफ डायरेक्टरेट्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करेगी। ठीक, क्या पॉइंट्स रहे? सबसे पहला पॉइंट रहा कि जो लगातार फैल रहा था, लगातार करप्शन फैल रहा था, इसको रोकने के लिए निजी व्यापार पर रोक लगा दी। अगर आप कंपनी के पैसे से हैं तो सिर्फ कंपनी का व्यापार करेंगे, अपनी खुद की झोली नहीं भरेंगे। भारतीय लोग अगर उन्हें उपहार दे तो उस उपहार पर रोक लगा दी गई। एक सेकंड, तो इस पूरे माया जाल को रोकने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की स्थापना की गई, जो अब कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट अभी केवल और केवल ब्रिटेन में रहा करेंगे, ये निवास करेंगे ब्रिटेन में, वहां से केवल सुपरविजन करेंगे। 1773 के तीनों पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले निजी व्यापार को रोकना, कंपनी में फैले करप्शन को कम करना। गवर्नर जनरल के पद का पदनाम बदला गया। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना होती है 1774 में। इसमें एक मुख्य जज, 3 अन्य जज थे। सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ये जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, अब ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी भारतीयों पर भी शासन कर सकती थी। साथ में अभी वर्तमान समय जो 1773 की बात थी, 1773 में ये वो ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में विद्यमान है उन पर भी शासन कर सकती थी, उन पर भी अपने डिसीजंस थोप सकती थी। अब इस चीज को देखेंगे समय समय पे क्या अपग्रेडेशन होता रहा। ये तैयार हुआ, पास हुआ था 1773 में, ब्रिटिश संसद द्वारा पास हुआ, 1774 से इसे लागू हो गया। फिर चर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक सर्वोच्च सुधार लाया गया। सुधार क्या लाया गया? हुआ क्या था कि सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद तो बना दिया गया था, पर बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई भी अल्टीमेट पावर नहीं थी, कोई सुप्रीमेसी नहीं थी कि आप गवर्नर जनरल हैं, इस बात के लिए आपको शेष बाकी प्रेसिडेंसी की तरह भी केवल इसको समान अधिकार प्राप्त थे। साथ में अगर कोई भी कार्य होता था तो सुप्रीम कोर्ट जाके उसमें रोक लगा सकती थी, भारतीय भी जाके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगवा सकते थे। अब क्या किया गया? सबसे पहली चीज तो राजस्व संबंधी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। 1781 में एक सुधार आया, जिसमें यह बताया गया कि जितने भी कंपनी के राजस्व से कार्य होंगे, राजस्व संबंधी डिसीजन होंगे, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। केवल सुप्रीम कोर्ट दीवानी मामले में नहीं देगा, केवल फौजदारी मामले में देगा। सेकंड क्या किया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। अब गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल जो भी डिसीजंस ले, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपने निर्णय नहीं थोप सकेगा। ये कार्य किए गए 1781 के अमेंडमेंट के तहत। अब हम लोग चर्चा करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, अभी तक क्या देखा गया कि कंपनी पे लगातार हो रहे करप्शंस को रोकने के कार्य किए जा रहे थे। इसी क्रम में कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया, एक बोर्ड ऑफ काउंसिल का, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का। एक का कार्य भारत में केवल व्यापार को करना था, दूसरे का कार्य भारत के प्रशासनिक, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके प्रशासनिक कार्यों को देखभाल करना। ये एक ऐसा था कि कंपनी एक ही काम कर रही, परंतु इस कंपनी पे 2 हेड बैठा दिए गए। 2 हेड बैठा दिए तो 2 तरह के लोग कार्य करने लगे। एक का कार्य केवल
एक का कार्य केवल भारत से राजनीतिक संबंध न स्थापित करके भारत से व्यापार करना, वो भारत का पूर्णतः दोहन करने लगे, तथा दूसरे का कार्य भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से कराना, तो वो अंग्रेजों को सिक्योरिटी भी देने लगे। इस प्रकार से कंपनी पे द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी सत्ता का कंपनी पर द्वैध शासन कब से प्रारंभ होता है? द्वैध शासन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत प्रारंभ होता है, और यही एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत ब्रिटेन में अंग्रेजी सत्ता गिर जाती है। ध्यान रखना, लॉर्ड नॉर्थ ऑफ फॉक्स की मिलीजुली जो गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी, ये पूरी सरकार इस एक पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गिर जाती है, इसके रूल्स के तहत गिर जाती है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया, साथ में कंपनी को एक लास्ट अल्टीमेटम दिया गया कि अब कंपनी केवल 20 वर्षों तक एकल व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करेगी। इसके बाद चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को, जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको केवल 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। साथ में अब एक पॉइंट और तय किया गया, जो भी कंपनी के अधिकारी भारत में नियुक्त हैं, उन सभी का वेतन भारत के ही राजस्व से दिया जाएगा। वेतन और भत्ते सब भारतीय राजस्व से दिए जाने की बात कहने जाने लगी। मतलब ये है जरूर अधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कंपनी के हैं, ब्रिटेन में इनकी जॉब लगी थी, परंतु इनके जो वेतन रहेंगे, भत्ते रहेंगे, वो सब अब भारतीयों की सैलरी पे डिपेंड करेंगे, अब भारतीयों के भत्ते पे ही डिपेंड करेंगे। मतलब 1773 को एक ऐसा लास्ट वार्निंग देख सकते हैं, जहां पे अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूर्णतः कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके धीरे धीरे भारत पे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके प्रशासनिक एकाधिकार की ओर अग्रसर हो रही थी। 1773 के बाद 20 साल बाद 1813 का पहला चार्टर एक्ट आता है। 1813 के पहला चार्टर एक्ट में सबसे पहले क्लेम खेला गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार समाप्त हो गए तो अब कोई भी ब्रिटेन का नागरिक या कोई भी अंग्रेजी बंदा भारत में आके व्यापार कर सकता था। इनका एकाधिकार समाप्त हो गया। अब एकाधिकार केवल दो चीजों में था, एक भारत के साथ चाय का बिजनेस, चाय के बिजनेस में एकाधिकार रहेगा, साथ में चीन के साथ भारत चीन के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एकाधिकार शामिल रहेगा। साथ में 1813 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ना रह के यहां पर जो ईसाई मिशनरियां हैं, ये भारत में आएंगे और भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करेंगे, या अपने धर्म का प्रचार करेंगे। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों के साहित्यिक विकास के लिए या भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का वादा किया गया, परंतु ये 1 लाख खर्च नहीं होता है। 1813 के बाद 1833 का आता है। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था, सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके पद को बदल दिया गया भारत के गवर्नर जनरल के नाम से। पहले कौन बनते, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी ध्यान रखना। अब इसके अलावा क्या किया गया, कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो ही चुके थे। अब कंपनी पे यहां पे सबसे पहले आता है, जो क्षेत्र में कंपनी कार्य कर रही थी उन सभी क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र ना कह के ब्रिटिश हुकूमत की भारतीय जमी सरजमी के नाम से उद्घोषित किया जाने लगा। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसमें व्यापारिक एकाधिकार को रोक दिया गया। अब कंपनी का केवल काम भारत पे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और व्यापार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कोई भी व्यापारी भारत में आके व्यापार कर सकता था। साथ में शिक्षा समिति का एक गठन किया गया। इस शिक्षा समिति से छनन का सिद्धांत है, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया। अच्छा, ये छनन का सिद्धांत क्या है? छनन का सिद्धांत कहता है, कभी भी सबको शिक्षित ना करो, एक काम करो, उच्च तबके के जो लोग हैं, जो शीर्ष अधिकारी हैं, केवल उनको शिक्षित करो। अगर उनको अंग्रेजी की शिक्षा दोगे तो उनके यहाँ काम करने वाले लोग धीरे धीरे खुद ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मतलब ऊपर के लोगों को सिखाओ, उनसे बाकी लोग धीरे धीरे छनते छनते ज्ञान नीचे तक पहुंच जाएगा। ये था छनन का सिद्धांत, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा देखा गया। यहाँ पे कुछ अच्छे कदम भी होते हैं, जैसे दास प्रथा का विरोध हुआ। 1843 में दास प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि अधिकारी भी आ गया। विधि अधिकारी जिसका कार्य कानूनी सत्ता स्थापित करना या कानून के बारे में निर्णय लेना। साथ में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना था, परंतु इस आयोजन में अभी भारतीयों को परमिशन नहीं दी गई, भारतीय इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक, क्या क्या हुआ 1833 में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया गया भारत का गवर्नर जनरल।
शिक्षा समिति का गठन हुआ, दास प्रथा का विरोध हुआ, सिविल सेवकों के लिए खुली परियोजना का, खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना था, परंतु अभी इसमें भारतीय शामिल नहीं हो सकते थे। फिर 1853 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। 1853 एक्ट की चार्टर एक्ट में क्या था, आईसीएस की या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सबसे पहली खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है और इसमें भारतीय शामिल होने लगते हैं। 1967-68 में एस एन टैगोर सबसे पहले भारतीय बनते जो आईसीएस बने थे। साथ में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसमें से 4 बंगाल, मद्रास और बंबई इससे चुनित होकर आते थे। 1854 में लॉर्ड मैकाले की समिति की गठन हुई। इसके बाद 1870, इसके बाद क्या था, 20 साल बाद 1873 में कानून आना था, परंतु इसी बीच में 1857 की क्रांति हो जाती है। अंग्रेजों को यह पता चलता है कि अब भारतीय इनके हिस्से में नहीं आने वाले, अब भारतीयों को चाहिए एक स्वतंत्र राज्य जो उनकी बात संभाले, जिनको वो खुद गवर्न कर रहे हो। तो इस क्रम में अब 1858 का ब्रिटिश गवर्नमेंट आता है। 1858 में क्या था, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा और इस घोषणा पत्र में घोषणा यह की गई थी कि अब भारत का शासन वास्तविक रूप से ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया है और अब भारतीय भारतीय ना होकर भारतीय ब्रिटिश नागरिक हो गए। भारत के गवर्नर जनरल के पद को नाम को फिर बदल के भारत का वायसराय रख दिया गया और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। यहाँ के बाद की चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब क्वेश्चन हमारे मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।